डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है वो ये कहा जाता है खुला जो है वो अन इस्लामिक है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को तो बेसिकली चैलेंज भी कई बार किया गया कि ये इंटायरली ही ये शरीयत के खिलाफ है। खातून ने बाय वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी कि बाय वे ऑफ खुला उसने फैमिली कोर्ट से डिवोर्स ले ली, खुला ले ली। उसके बाद उसने सेकंड मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट कर ली। तो जब उसने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली तो जो उसका फर्स्ट हस्बैंड था उसने लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके दो मुफ्ती के पास वो गया और उन मुफ्ती साहिबान से उसने ये कहा कि मेरी बीवी ने मेरे कंसेंट के बगैर खुला ऑब्टेन कर लिया कोर्ट से, जिसमें मेरा कंसेंट नहीं शामिल था, आप इसके ऊपर अपना फतवा दें। समटाइम जो कपल होता है वो सेपरेट तो रह रहे होते हैं बट दे आर नॉट डाइवोर्स, मैरिज उनकी जो डिसॉल्व नहीं होती। तो इस सूरत में बच्चा किसके साथ रहेगा? दोनों पेरेंट्स खुद तबाह बर्बाद हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, करेक्टर उनका अच्छा नहीं है, बच्चे की वेल बीइंग का ख्याल रख ही नहीं सकते। तो जब खुद ही तबाह बर्बाद हैं तो बच्चे का ख्याल क्या रखेंगे? ऐसी सूरत में जो है वो फिर किन की तरफ देखा जाता है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इसमें हमने डिस्कस किया है तलाक के बारे में, खुला के बारे में, और इसमें डिफरेंस क्या होता है और राइट ऑफ खजानत क्या होता है और तलाक या खुला का उस पर इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है, कस्टडी किस तरह से ली जा सकती है, उसके क्या कवानीन हैं, गार्जियनशिप की क्या कवानीन हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की आज इस पॉडकास्ट में। आज की हमारी गेस्ट थी मिस मारिया ताहिर चौधरी, एडवोकेट, जो कि हेड ऑफ़ द चैम्बर्स हैं। मारिया ताहिर चौधरी लीगल उनकी लॉ फर्म है और उसके अलावा तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। सो वॉच एंड एंजॉय। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप लीगल प्रोफेशन में कैसे आई, क्या आपकी जर्नी रही? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। मैं बेसिकली लीगल प्रोफेशन में प्लान करके नहीं आई थी। मैंने काफ़ी जगह ये चीज़ मेंशन की है कि आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट। तो मैं जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी, लेकिन जब मैं पास आउट किया मैंने इंटर और मुझे मालूम हुआ था कि 5 साल का लॉ है, तो मेरे फादर ने 5 साल का लॉ है और उसके अलावा जो जर्नलिज़म करने का वो है पूरा प्रोसीजर, उसमें पहले मुझे बैचलर्स करना है, फिर मास कम्युनिकेशन करनी है। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे गाइड किया था कि आप जो है वो लॉ की तरफ जाओ, लॉ की तरफ आप जाओगे आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। हाउएवर अगर आप जर्नलिज़म की तरफ जाओगी तो आप बड़ी एक स्पेसिफिक फील्ड में चली जाओगी। सो व्हाई डिड यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट? मुझे हमेशा से लिखने का शौक़ रहा है और मुझे अभी भी ये शौक़ है कि मैं मुल्क के हालात को एनालाइज़ करूँ, उसके ऊपर बात करूँ, लिखूँ। मैं वो नहीं कर सकती अब, ना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशन खुद इतना टाइम कंज्यूमिंग है और शायद मेरे वालिद ने बहुत ज़्यादा जल्दी गौक कर लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्टरलेस हूँ। आपके वालिद साहब भी वकील हैं? जी, मैं वालिद साहब वकील हैं और वकील से ज़्यादा जो है वो उनका बिज़नेस भी है। नहीं, ये तो अच्छा है। आपको जर्नलिज़्म तो बेसिकली देखें, हम अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो ये भी जर्नलिज़्म की, मैं इसको जर्नलिज़्म तो नहीं कहूँगा बट उसके एम्बिट में कहीं ना कहीं आ जाता है कि हम भी हालात हाज़रा पे बात कर रहे होते हैं, चाहे वो लॉ के रिलेटेड ही होती है बट हालात हाज़रा भी होते हैं। अच्छा, कमिंग टू टुडेज़ टॉपिक, तो मेरा पहला आपसे टॉपिक के रिलेटेड ये सवाल है कि खुला क्या चीज़ है और तलाक और खुला में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या, आप किस तरह से इनको डिफ़ाइन करती हैं? अच्छा, सो बेसिकली खुला को अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ बेसिकली एन अनलमेंट ऑफ मैरिज या अनटाइंग द नॉट। ठीक है, अगर आसान अल्फाजों में लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो खुला एक हक़ है जो ख़ातून के पास, बीवी के पास होता है कि अगर मिसाल के तौर पे वो अपनी शादी से मुतमईन नहीं है, अपने शौहर के साथ नाखुश है और वो अपने शौहर से डिवोर्स मांगती है और वो उसको डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो कानून उसको ये एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि आप कोर्ट आएँ और कोर्ट आके अपना खुला का केस दायर करें और उसके बाद कोर्ट जो है वो आपको खुला ग्रांट करती है। ठीक है, इसकी बस एक कंडीशन ये होती है, वो ये होती है कि आपने जो अपना डावर अमाउंट है, जिसे हम हक महर कहते हैं, वो आपने वापस करना है, रिटर्न करना है। अगर तो मिला ही नहीं आपको, दैट्स एन अनदर स्टोरी, लेकिन अगर आपको मिल गया है तो वो आपको रिटर्न करना है। खुला जो है वो कंपैरेटिवली तलाक से डिफरेंट है। तलाक जो है क्या होता है, तलाक इज़ बेसिकली अ यूनिलेटरल राइट ऑफ डिवोर्स, जिसके अंदर आदमी के पास ये इख्तियार होता है कि वो जो है अपने कंसेंट से, अपने डिस्क्रेशन से जो है वो ख़ातून को बोलता है आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। उसमें उसको ख़ातून के कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी ये राइट सिर्फ मर्द को दिया गया और औरत के पास ये राइट नहीं है कि वो खुद से डाइवोर्स प्रोनाउंस कर सके? अच्छा, एक और काइंड है इसके अंदर, वो कहलाती है तलाक़ तफ़वीज़।
ठीक है, यानी वो निकाह नामा की जो शिक 18 होती है जिसको हम क्लॉज 18 कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स होता है। उसमें क्या होता है, उस पर लिखा होता है क्लॉज 18 में कि आया औरत के पास ये हक है तलाक का। अगर उस पर लिख दिया जाता है हाँ है, तो जैसे आदमी एक डिवोर्स डीड बनाता है, ठीक है, जो उसमें लिखता है कि आई प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक अपॉन यू, सिमिलरली इस तरह से जो खातून होती है वो एक डिवोर्स डीड बनाती है और उसके ऊपर लिखती है कि जनाब आई सो एंड सो हेयर बाय प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक अपॉन यू मिस्टर सो एंड सो। नहीं, तो इसमें डेलीगेटेड राइट में टेक्निकली इस तरह से नहीं होना चाहिए कि राइट तो मर्द का ही है ना, तो मर्द को कैसे तलाक दे सकती है वो? अब ये इस पे जो है वो आई थिंक इस्लामिक व्यूज़ भी अलग हैं और लॉ की चीज़ें अलग हैं, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ये एक कानून रेमेडी प्रोवाइड करता है क्लॉज 18 के अंदर कि आपके पास डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है। एक और तलाक की काइंड है, दैट इज़ तलाक बाय वे ऑफ मुबारत, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट और बाहिमी रजामंदी के साथ हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है ये सेटल्ड होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, और वो फिर जो तीनों का, उसके लिए भी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें आप जो है वो डिवोर्स डीड बनाते हैं बाय वे ऑफ मुबारत और उसको आप यूनियन काउंसिल में जमा कराते हैं और उसके बाद आपको डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आफ्टर दी कोडल फॉर्मेलिटीज़ वो आपको मिल जाता है। अच्छा, जूरिस्टिक बुक जो हैं, जो जूरिस्ट की बुक्स हैं इस्लामिक, उसमें हम देखते हैं कि एक तो राइट तलाक का है जिसमें मर्द तलाक दे देता है, दूसरा खुला का है, और खुला को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि औरत जो है, जो वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से तलाक डिमांड करती है और उसकी डिमांड पे, चाहे वो विद एनी कंसिडरेशन और विदाउट एनी कंसिडरेशन, हस्बैंड उसको डाइवोर्स कर देता है। ये कहलाता है खुला इस्लामिकली। बट हम कोर्ट्स में ये देखते हैं और कि हम खुला वो कह रहे होते हैं जहाँ पे जज साहब एक शादी को ख़त्म कर रहे होते हैं, जो कि इस्लामिकली फस्क जिसको कहा जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या चीज़ है? सो बेसिकली फस्क निकाह और जो खुला का कॉन्सेप्ट है उसको वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और लोग अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं। बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है इसमें, वो ये कि खुला के अंदर औरत बोलती है कि जी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, ठीक है, मुझे डिवोर्स चाहिए। लड़का जो है वो कहता है मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है, कहा जाता है कि खुला के अंदर जो है वो आदमी का कंसेंट शामिल है, मतलब इट्स नॉट डायरेक्ट कंसेंट, इट्स लाइक कि आप कह रही हो कि जी मुझे रहना नहीं है, आपको बोला जा रहा है डावर अमाउंट वापस करो, उसके एसेट वापस करो और आप उसको, आपको खुला मिल रही है, तो इट्स लाइक अ सेटलमेंट है। जबकि फस्क क्या होता है, फस्क ये होता है, ये आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाहर जैसे यूके वगैरह में शरिया काउंसिल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, सिविल डिवोर्स के लिए तो वो कोर्ट अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन रिलीजियस रेजोल्यूशन के लिए वो शरिया काउंसिल में जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है फस्क का, कि एक मुस्लिम जज जो है वो बैठा हुआ है और आप उसको बोलियो, कंप्लेंट करियो कि जी मैं इस बंदे के साथ नहीं रह सकती फॉर व्हाट्सो एवर रीज़न, ड्रग एडिक्ट है, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है या व्हाट्सो एवर, तो जज जो है वो कहता है इसको तलाक दो, वो कहता है मैं नहीं दे रहा, तो वो फस्क निकाह कर देता है। फस्क यानी कि सेपरेशन, सही है। तो जनरली जो अज्यूम किया जाता है और जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खुला के अंदर कंसेंट शामिल है, डायरेक्ट नॉट डायरेक्ट कंसेंट, बल्कि और फस्क के अंदर जो है वो जज जो है वो ख़ुद फस्क कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारी जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे हम एक प्रैक्टिस में देखें या जो हमारा लॉ कहता है वो ये कहता है कि खातून गई, सारे मोड्स ऑफ सर्विस से उसको जो है वो नोटिस हुए बंदे को, वो आता है अपना जवाब फाइल करता है, उसके बाद प्री ट्रायल स्टेज होती है जिसमें जज जो है वो रिकंसाइल करने की कोशिश करता है। उसके बावजूद अगर खातून कहती है मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, तो वो खुला ग्रांट हो जाती है। और इवन अदरवाइज़ अगर हम देखें कि अगर वो मिसाल के तौर पर सारे मोड्स ऑफ सर्विस हो गए, उसके बाद वो नहीं आया, कोर्ट थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं एक्स पार्टी खुला करने के लिए, लेकिन फिर भी वो कुछ जजेस होते हैं जो कहते हैं कंसर्न थाने को कि पाबंद करते हैं कि इस बंदे को लेकर आओ, लेकिन वो फिर भी नहीं आता है। तो उसके बाद क्या करता है, कोर्ट जो है वो खुला ग्रांट कर देती है। तो आप अगर पूरा प्रोसीजर समझाने का मकसद ये है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे आदमी से कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। स्लाइट सा डिफरेंस है, वो ये कि खुला के अंदर आप काइंड ऑफ सेटलमेंट कर रहे हो, ठीक है, यू आर गिविंग हिम एसेट्स, his assets back and you are taking khula, there's kind of settlement here. In first it is separation direct. अच्छा, हमने दोनों में देखा कि कोई क्लियर डिस्टिंक्शन हमारे पास कोर्ट्स के प्रोसीजर में नहीं है, सो इसमें इस कन्फ्यूजन की रीज़न क्या है? इसकी रीज़न
माइट भी ये हो सकती है कि हमने जो सारे लॉज अडॉप्ट किए हैं वो हमने ब्रिटेन से किए हैं, ठीक है। वहाँ के लॉज को हमने अडॉप्ट किया। अब काफ़ी जगह पर हमने अमेंडमेंट्स तो ज़रूर की, लेकिन काफ़ी जगह पर कन्फ्यूजन्स जो हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक हमें लॉ के अंदर रेमेडी दी गई है खुला की, ठीक है, लेकिन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है वो ये कहा जाता है खुला जो है वो अन इस्लामिक है। कुछ कहते हैं कि हो सकता है, कुछ कहते हैं ये नहीं सही हो नहीं है। सकता, कुछ का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। कुछ कहते हैं जी आपको लेनी शरिया काउंसिल से, इस्लामिक कोर्ट से लेनी है, जबकि जो हमारी कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी सिविल कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, फैमिली फैमिली कोर्ट्स। कोर्ट्स वो इस्लामिक कोर्ट्स ही हैं, ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूजन शायद इस वजह से आई बिलीव के अराइज होती है कि हमारे जो लॉज हैं वो अडॉप्टेड हैं और उनकी जो क्लियर इंटरप्रिटेशंस हैं ऑल्दो की भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से ये कन्फ्यूजन आती है। बेसिकली इस पे तो कुछ जूरिस्ट्स हैं जो कि पाकिस्तानी जूरिस्ट भी हैं, उन्होंने भी लॉ रिलेटेड जूरिस्ट, लीगल जूरिस्ट, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं कि उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी एनालाइज किया है कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को तो बेसिकली चैलेंज भी कई बार किया गया है कि ये इंटायरली ही ये शरीयत के खिलाफ है। जैसे पॉलीगैमी को चैलेंज किया हुआ है हाँ। इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट में, वो इन क्वेश्चन है। इसी तरीके से कुछ ऐसी हैं जैसे जिनके ऊपर क्वेश्चन करना नहीं भी बनता लेकिन हम कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा करना बनता भी है, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी एग्जिस्ट करती द है। रीज़न इज़ के वो लिखा सारा अंग्रेज़ों ने है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज किया हुआ है, तो जो हमारे हम लॉ में उसको रिफ्लेक्ट भी होता है, तो दैट्स वाई आई थिंक कि ये भी एक रीज़न हो ये भी सकती एक रीज़न है कन्फ्यूजन का। अच्छा, हम अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये देखते हैं कि कोर्ट्स इस तरह से चलती हैं कि जो जिसका रिलीजियस बिलीफ है उसी के हिसाब से, उसके फ़िक़्ह के हिसाब से फ़ैसले किए जाते हैं। तो यहाँ पे फतवाज़ कितने रेलिवेंट हो जाते हैं? क्या फ़तवा अगर किसी दारुल इफ्ता से या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से आता है तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में रेलिवेंट होता है या नहीं? अच्छा, इस जवाब को देने से पहले आई बिलीव कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि फ़तवा होता क्या है, ठीक है। फ़तवा इज़ बेसिकली अ लीगल ओपिनियन, ठीक है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं वो देते हैं। रिलीजियस स्कॉलर्स देते हैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए। अब हमारी कोर्ट्स के अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आई बिलीव 3 वजूहात होती हैं जब हम फतवे की तरफ मूव करते हैं। एक ये कि जब आपको कंस्ट्रू करना हो कोई लॉ या प्रोविज़न को, अंडरस्टैंड करना हो या उसकी इंटरप्रिटेशन इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक पर्सपेक्टिव समझनी हो, तब हम फतवे की तरफ जाते हैं। दूसरा ये कि जब हमने किसी लॉ को, किसी प्रोविज़न को क्वेश्चन करना है अंडर द इस्लामिक हेड, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। या तीसरा तब जब कोई वॉइड है या कोई लकूना है जो हमें फ़िल करना है, उसके लिए हम फतवे की तरफ जाते हैं। सर्कमस्टांसेस केस के डिपेंड करते हैं कि कब कोर्ट को रिक्वायर्ड है कि फ़तवा चाहिए, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस। अब मिसाल के तौर पे मैं 1 से 2 केस लॉज हैं जिनकी मैं मिसाल देती हूँ कि 1964 का एक केस है, मुझे एग्जैक्ट साइटेशन नहीं याद, मैं क्रक्स बता देती हूँ। उसमें ये हुआ था कि ख़ातून ने बाय वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि बाय वे ऑफ खुला, उसने फैमिली कोर्ट से डिवोर्स ले ली, खुला ले ली। उसके बाद उसने सेकंड मैरिज भी कॉन्ट्रैक्ट कर ली। तो जब उसने सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर ली तो जो उसका फ़र्स्ट हस्बैंड था, उसने लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके 2 मुफ्ती के पास वो गया और उन मुफ्ती साहिबान से उसने ये कहा कि मेरी बीवी ने मेरे कंसेंट के बगैर खुला ऑब्टेन कर लिए कोर्ट से, जिसमें मेरा कंसेंट नहीं शामिल था, आप इसके ऊपर अपना फ़तवा दें। उन 2 मुफ्ती साहिबान ने क्या किया, उन्होंने जो है वो फ़तवा दिया। फ़तवे में ये लिखा अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से कि इसकी जो सेकंड मैरिज है वो वाइड है और फर्स्ट मैरिज जो है वो इंटैक्ट है। सो उस फ़तवे को लेके उसने पब्लिकेशन हाउस किया और उसने पम्फलेट छपा के जो है ना वो पब्लिश करना शुरू कर दिया लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए। ख़ातून ने क्या किया, उन 2 मुफ्ती साहिबान को, पब्लिकेशन हाउस के ओनर को, और उसने अपने एक्स हस्बैंड को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी उनके ख़िलाफ़ कि ये कोर्ट के ऑर्डर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि मुफ्ती साहिबान के जो फ़तवे हैं उनकी सिग्निफिकेंस है, हम उसको रिगार्ड भी करते हैं और उनके स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से वो ठीक होगी, लेकिन एट द मोमेंट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुफ्ती साहिबान को और पब्लिकेशन हाउस के ओनर को उन्होंने बरी ज़मान कर दिया और जो बंदा था, एक्स हस्बैंड था, उसको पिनलाइज़ किया, उसको लायबल ठहराया गया। सिमिलरली दूसरे केस में ये हुआ था कि जो मस्जिद के मौज़िन हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वो जिस बच्ची को वो पढ़ाते थे कुरान, उससे शादी कर ली।
उसकी वालिदा ने, लड़की की वालिदा ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद उसने मोहल्ले के 2-4 लोगों को इकट्ठा किया। मुअज्जिन साहब प्रेशर में उन्होंने कोई ताल्लुक़ कायम करने से पहले उसको डिवोर्स दे दी। डिवोर्स देने के बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने उसी लड़की से दोबारा शादी कर ली, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने उससे दोबारा शादी की तो उनके ऊपर हुदूद लॉज के अंडर FIR लॉन्च हो जाती है। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो उनको जो है फतवे की बेसिस पे जेल कर देती है। जब वो हायर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन अगेन जाती है तो वहाँ पर जब ये फतवा लाते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट का, उसमें लिखा होता है कि अगर आपने कोई ताल्लुक़ कायम नहीं किया है तो आप बग़ैर हलाला के आप जो है वो शादी अगर कर मैरिज सकते हैं। बेसिकली इट्स प्रिंसिपल कि अगर इंटरवीनिंग मैरिज। आपके जो अगर कॉन्जुमेट नहीं हुई मैरिज तो आप विदाउट इंटरवीनिंग मैरिज दोबारा से निकाह कर सकते हैं। यस, वो उन्होंने ये फतवा लाया और कॉन्ट्रडिक्टरी फतवा किसी और स्कूल ऑफ थॉट से आया जो खातून की वालिदा लेकर आई कि इंटरवीनिंग मैरिज के बगैर आप शादी नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट ने जो है वो कहा कि ये दोनों फतवे अपनी जगह ठीक होंगे लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैटर रिक्वायर्स मोर इंक्वायरी, ठीक है। और उन्होंने उसको बेल ग्रांट की और उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कहा कि आप मज़ीद इंक्वायरी करके आप इसके ऊपर फ़ैसला करें। तो 2 केसेस की एग्जांपल देने का मकसद ये है कि फ़तवा जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे कोर्ट्स उसको डिटर्मिन करती हैं, या वो 3 प्रिंसिपल्स जो मैंने बताए जहाँ ज़रूरत है फ़तवों की या ऐसे रिलीजियस ओपिनियंस की, वहाँ पे फ़तवे की सिग्निफिकेंस होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर केस के अंदर हम फतवे को जो है वो मंगवा रहे हैं या फतवा दे रहे हैं। तो ये आई थिंक हमारे जो आइन के आर्टिकल 208 में एक फेडरल शरीयत कोर्ट भी बनाई गई है जिसके पास भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि अगर कोई ऐसा मसला कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान आता है तो वो उनके पास जुरिस्डिक्शन चली जाती है कि आप डिसाइड करें कि इसमें शरिया क्या कहती है, और उसमें एक जो जुडिशल मेंबर होता है एंड एक जो आलिम जज होते हैं, तो वो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है फेडरल शरीयत कोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे हजानत के रिलेटेड है। जैसे कि खुला या फस्क जो भी आप इसको कहें वो ग्रांट हो गया, कोर्ट ने सेपरेशन का ऑर्डर कर दिया, तो क्या अगर जो खातून है उसने खुला डिमांड किया है और उसको खुला ग्रांट हुआ है तो उस सूरत में कोई हजानत के राइट पे उसके कोई इफेक्ट आएगा? अच्छा, हिजानत पहले समझ लेते हैं हिजानत क्या है। हिजानत इज़ बेसिकली custody of a minor or an upbringing of a minor by a mother or any other person who is legally entitled to. So तलाक, खुला, डिवोर्स जिस तरीके से भी हुई हो, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स का मुद्दा सिर्फ एक है, दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द माइनर। जहाँ वेलफेयर जो है वो लाई करेगी वहाँ पर बच्चे की कस्टडी जाएगी। तो ये कहना कि खुला और डिवोर्स जो है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है खातून के हिजानत के राइट को, तो द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। खुला ग्रांट हो या डिवोर्स हो, बच्चे की वेलफेयर अगर माँ के साथ है तो माँ उसको पालती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है यूजली कि जब बच्चा छोटा होता है, टॉडलर है या सकलिंग बेबी है, तो उसको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो यूजली कोर्ट्स जो हैं वो बच्चे की कस्टडी माँ को देती हैं। इवन अंडर द लॉ 7 साल का अगर बेटा है, उससे कम की उसकी एज है, तो वो वालिदा को दिया जा रहा होता है, और बेटी जब तक एज ऑफ प्यूबर्टी हिट नहीं करती तब तक वालिदा के पास होती है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो खातून है और बच्चे को ज़रूरत है तो उसी को आपने कस्टडी या गार्डियनशिप दे दी है। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग कस्टडी टू मदर, वो बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, क्या ख़ातून का जो है या आदमी का अब्यूसिव या हिस्ट्री ऑफ ऐसा बिहेवियर ना रहा हो कि बच्चे को वो निगलेक्ट करते हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसको पाल रहे हैं जो एडवर्सली ओवरऑल बच्चे की वेल बीइंग को अफेक्ट कर रहा है, या जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, या उसका मोरल कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जो यहाँ एट द टाइम ऑफ गिविंग कस्टडी कोर्ट जो है वो डिटर्मिन करता है और उसके बाद जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी ग्रांट करता है। तो इन अ नटशेल कस्टडी जो है वो प्राइमरीली जो देखी जाती है वो बच्चे की वेलफेयर देखी जाती है कि बच्चे की वेलफेयर किसके साथ है, वालिद के साथ है या वालिदा के साथ। अच्छा, कस्टडी एंड गार्जियनशिप में क्या डिफरेंस है? क्या सेम चीज़ है या इसमें कोई डिफरेंस? कस्टडी क्या होती है? कस्टडी ये होती है कि आपने बच्चे की डे टू डे केयर, ठीक है, उसकी डे टू डे केयर, अपब्रिंगिंग, उसमें उसकी हेल्थ आ जाती है, उसमें उसकी एजुकेशन है, उसकी हर एक माइनर चीज़ है, ठीक है। जबकि गार्डियनशिप जो है ना वो थोड़ा सा ब्रॉडर
पर्सपेक्टिव में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी शादी किसके साथ करानी, उसकी प्रॉपर्टी के मैटर्स, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो गार्डियनशिप में कहते हैं। लेकिन गार्डियनशिप ऑल्सो इन्वॉल्व्स कस्टडी समटाइम्स। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि गार्डियनशिप यूजली उसके लिए अप्लाई करती है खातून कोर्ट में, लेकिन फादर को ऐसे गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज ही इज़ अ नेचुरल गार्डियन। फादर इज़ अ नेचुरल गार्जियन। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये आती है हमारे पास कि एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि समटाइम जो कपल होता है वो सेपरेट तो रह रहे होते हैं बट दे आर नॉट डाइवोर्स, मैरिज उनकी जो डिज़ोल्व नहीं होती। तो इस सूरत में बच्चा किसके साथ रहेगा, या कोर्ट के पास जा सकते हैं या नहीं? एक एस्पेक्ट तो इसका ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली जो है वो डिसाइड करें कि हाँ हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं और हम अलग सेपरेट होकर रहते हैं, और हमारे बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं वो बच्चे की वेलबींग पे अफेक्ट नहीं होने चाहिए, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये बड़े तमीज़ और तमद्दन के दायरे में रहते हुए डिसाइड हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट जो प्रैक्टिकली यहाँ पर हो रहा है और होता है हमारी फैमिली कोर्ट्स में, वो ये है कि दोनों एक दूसरे से तंग हैं। एक जो वो है बीवी है, वो ऑल ऑफ अ सडन बच्चों को उठाती है और अपने वालिदा के घर चली जाती है और फिर बच्चे उसे नहीं मिलवाती है बाप को। या दूसरा एक एस्पेक्ट ये देखा जाता है कि अगर तो ये लोग सेपरेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आदमी जो है वो बच्चों को पकड़ता है और अपने वालिदैन के घर चला जाता है और माँ को नहीं मिलने देता। या एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में कि वो बच्चों को रख लेता है और बीवी को घर से बाहर निकाल देता है। तो इन सारी दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है, और यही प्रैक्टिस में हम देखते हैं। तो इन सूरत हाल में दोनों की तलाक नहीं हुई होती है, खुला नहीं हुई होती है, ठीक है। तो जिस पार्टी को डिप्राइव किया जा रहा है फ्रॉम मीटिंग द चिल्ड्रन, तो वो पार्टी हमेशा एक्सेस कर सकती है, उसके पास ये रेमेडी है कोर्ट में जाके कि वो बच्चों की इंटरिम कस्टडी या कस्टडी का केस फाइल कर सके। तो उसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, हैबियस कॉर्पस की पिटिशन। तो ये किस हद तक मेंटेनेबल है? लाइक उसमें तो अनलॉफुल कस्टडी की भी बात आती है। तो हैबियस कॉर्पस की हम देखते हैं 491 की पिटिशन नॉर्मली या तो मदर फाइल कर रही होती है, फादर फाइल कर रहे होते हैं। ये क्या मेंटेनेबल है, इसकी क्या ज़रूरत होती है और क्या वर्किंग कैसे है इसकी? सो बेसिकली 491 की जब हम बात करते हैं उसका पर्पज़ ये होता है कि फैमिली उसके अंदर कस्टडी और इसमें कि बच्चे को इलीगली डिटेन किया हुआ है, ठीक है, उसको गायब किया हुआ है, उसको उसकी कस्टडी है और बच्चे की विल के बगैर उसको रखा हुआ है और दूसरे पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है। ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में 491 आती है। लेकिन इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि ये रेमेडी सही है। प्रॉपर रेमेडी हमेशा से फैमिली कोर्ट है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम यूजली प्रेशर बिल्ड करने के लिए हम 491 फाइल कर देते हैं। नॉर्मली हम यही देखते हैं कि हो रहा होता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं है, जो मेरा जो लीगल एक्यूमेन है उसके हिसाब से, बट सारे कहते हैं नहीं मेंटेनेबल है, हो रहा है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर हो रहा है तो ये कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि ये सही हो रहा है, बिकॉज जो ये पहली बात तो ये क्रिमिनल रेमेडी है। फैमिली केसेस में क्रिमिनल जो रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ गई, पहली बात तो ये। अगेन दूसरी चीज़ कि इसमें अनलॉफुल डिटेंशन की बात आती है। अगर बच्चा जो फादर के साथ अगर रह रहा है, नॉर्मली ये होता है कि मदर फाइल कर रही होती हैं, फादर के साथ रह रहा हो, तो पहली बात वो अनलॉफुल डिटेंशन में कैसे आ सकता है? वो उसका गार्जियन है, उसका बच्चा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि मेंटेनेबल नहीं है, बट नॉर्मली लोग मुझसे इख्तिलाफ ही करते हैं, कहते हैं नहीं ये मेंटेनेबल है, और कोर्ट्स भी कर रही होती हैं। टेक्निकली मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कानून ने आपको जो है वो एक पर्टिकुलर रेमेडी प्रोवाइड की हुई है फैमिली कोर्ट के, जहाँ पे आपने कस्टडी का गार्डियनशिप का मैटर वहाँ लेना है। लेकिन वही प्रेशर टैक्टिक्स हम 491 भी करते हैं, बाज़ दफ़ा हम 22 से 22B की तरफ भी हो रही होती है ना। चले प्रेशर टैक्टिक्स में ये हो कि अलाउ ना हो, बट कोर्ट्स भी टेक्निकली मेंटेनेबल नहीं होनी चाहिए। कानून ने भी एक स्कोप दिया हुआ है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं है कि जब दिल आपका चाहे तो आप 491 डाल दें जाके। तो कोर्ट्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और इवन इसके ऊपर केस लॉज भी हैं कि कब ये मेंटेनेबल है। मेंटेनेबल तब है जब आपने वाकई में अनलॉफुल डिटेन किया हुआ हो और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हो। तो ऐसा नहीं है कि जब आपने कस्टडी की रेमेडी ऑलरेडी जो है वो एग्जॉस्ट की हुई है, यहाँ आपका वहाँ केस चल रहा है, तो आप जो है यहाँ पर आके 491 फाइल करें जस्ट बिकॉज वहाँ पे पुलिस इन्वॉल्वमेंट होगी और बंदा जो है वो डर जाएगा। तो ये आई बिलीव कि नॉन मेंटेनेबल होनी चाहिए, और जजेस को इस चीज़ का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब कानून में एक चीज़ प्रोवाइडेड है तो फिर आपने उसको सरपास करके दूसरी रेमेडी की तरफ क्यों जाना, वो भी वो रेमेडी जिसका कोई
आउटकम ही नहीं है। क्रिमिनल रेमेडी है Criminal बेसिकली, remedy। फैमिली केस में आप क्रिमिनल उसमें जैसे 22 से 22 भी फाइल करते हैं और वो भी अलाउ हो जाती हैं प्रोटेक्शन। अलाउ बहुत तो यहाँ कम पे जजेस होते हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और कहते हैं कि जी आपने जब फैमिली केस फाइल किया हुआ है तो आप ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। सो वो प्रोटेक्शन भी हालांकि ग्रांट नहीं करते हैं इस तरह के केसेस में, क्योंकि अगेन एक दूसरे का मैटर ऑफ ईगोज़ होती हैं। जो फैमिली मैटर्स अगर हम देखें तो यूजुअली मैटर ऑफ ईगो होती है। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स हैं, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखी जाएगी, ठीक है। व्हाट इफ़ कि किसी एक पेरेंट के पास भी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड नहीं है, तो क्या किसी थर्ड पार्टी को कस्टडी या गार्डियनशिप दी जा सकती है? बिल्कुल। अब मिसाल के तौर पे दोनों पेरेंट्स खुद तबाह व बर्बाद हैं, ठीक है, ड्रग एडिक्ट हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, करैक्टर उनका अच्छा नहीं है, बच्चे की वेल बीइंग का ख्याल रख ही नहीं सकते। तो जब खुद ही तबाह व बर्बाद हैं तो बच्चे का ख्याल क्या रखेंगे? ऐसी सूरत में जो है वो फिर किन की तरफ देखा जाता है? ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखा जाता है। फिर पैटर्नल आंट हो गई, अंकल हो गए, या मैटरनल साइड हो गई, चाचा खाला फुप्पी हो गई, इस तरह के लोगों की तरफ देखा जाता है। अब ऐसा, और यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे देखी जाती है कि बच्चा अगर इतना मैच्योर है कि इसकी इतनी एज है कि वो बता सके कि मैं इस बंदे के साथ रहना चाहता हूँ या इस बंदी के साथ रहना चाहता हूँ, उन केसेस में जो है वो कोर्ट डिटर्मिन करती है कि आया ये जिसका नाम ले रहा है या जिसको हम दे रहे हैं वो इस काबिल हैं भी कि उनको दिया जाए बच्चे की कस्टडी। अब बच्चे की कस्टडी देते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है वो थर्ड पार्टी को देते हुए क्या क्या चीज़ें जो है वो डिटर्मिन कर सकती है कोर्ट। और ऑब्वियसली एज देखती है बच्चे की, उसका सेक्स देखती है, उसका रिलीजन देखती है, जिसको दी जा रही है उसकी हिस्ट्री देखती है कि कोई उसका बैकग्राउंड ऐसा तो नहीं है जो गलत है। फिर उसके बाद रिलीजन देखा जाता है कि जिस रिलीजन से बच्चा बिलोंग करता है उसी रिलीजन के हाथों में दिया जा रहा है। और नियरनेस जो है बच्चे की वो भी देखी जाती है कि जिसको दिया जा रहा है उससे उसका रिलेशनशिप क्या है। तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर दी जा सकती है थर्ड पार्टी को। अच्छा, अगर किसी को कस्टडी चाहिए बच्चे की, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा कोर्ट का? सो बेसिकली कस्टडी या गार्डियनशिप अगर जिसको हम कहते हैं वो किसी एक पार्टी को फ़ाइल करनी है। वालिदा की सूरत में गार्डियनशिप होती है, फादर एज वी डिस्कस के ऑलरेडी नेशनल गार्डियन से गार्डियनशिप की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने एक अच्छे लॉयर से कंसल्ट करना है, ठीक है, और हमसे कर लें। बिल्कुल। और उसके बाद जो है आपने उसको अपने सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बताने कि क्या क्या गुजरा है। उसके बाद आपने, आदमी है आप या औरत हैं, आपने बताना है कि क्यों उस बच्चे की वेलफेयर जो है वो मेरे साथ ज़्यादा है और सामने वाली पार्टी के साथ नहीं है। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस लगा रहे हैं, उसकी एजुकेशन है, उसकी डे टू डे केयर है, कोई भी ऐसे एविडेंस हैं वो आप वकील को प्रोवाइड करें। वो आपका जाके कोर्ट में प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा केस बनाएंगे और केस बनाने के बाद कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे। उसमें आपको जो बेसिक क्राइटेरिया बता देती हूँ केस फाइलिंग के लिए। अक्सर लोग, सबसे पहला सवाल होता है हमें क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स। तो कस्टडी के मैटर्स में आपको एक निकाहनामे की ज़रूरत है जो ऑलरेडी होता है आपके पास। उसके बाद बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आपने जो अपने एविडेंस लगाने हैं इन ऑर्डर टू प्रूव कि आप बच्चे को कितना अच्छे से जो है वो पाल रहे हैं, वो आप लगाएंगे। और उसके बाद जो है वो आप केस फाइल हो जाएगा। केस फाइल होने के बाद क्या होता है कि ऑल मोड्स ऑफ सर्विस से जो नोटिसेस जाते हैं अदर पार्टी को, TCS के थ्रू, बैलिफ के थ्रू, एंड अगर इन केस इफ़ नीडेड अब तो Publication। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी आ रही है, एंड पब्लिकेशन है या पॉइंटेशन पैरोकार की जो वो होती है सर्विस, उसके थ्रू आपने अगले साइट को इंटीमेट किया, वो आती है। आने के बाद, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल होता है हमारा केस कितना लंबा चलेगा, है तो ये एक बेसिक मैं बता रही हूँ प्रोसीजर क्या होता है। वो ये होता है कि जब अदर साइड आ जाती है वो अपना जवाब फ़ाइल करती है, जवाब यानी कि अपना डिफेंस देती है, वो आपके केस को जो है वो अपोज़ करती है और अपना जवाब फ़ाइल करती है। उसके बाद जो है अगर आपने अदर साइड ने इंटरम कस्टडी की, इंटरम मीटिंग की एप्लीकेशन लगानी है तो वो लगाते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं। और उसके बाद अगर कोर्ट डिसाइड करता है तो महीने में 2 दफ़ा जो है वो बच्चे की मीटिंग हो जाती है, विजिटेशन राइट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो जब एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती हैं सारी, तो फिर हम चले जाते हैं एविडेंस की तरफ। एविडेंस में सबसे पहले एविडेंस जो है वो जिसने केस फाइल किया होता है एप्लीकेंट, उसका चलता है।
वो एविडेंस फाइल करता है, उसके बाद उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको हम जरा बोलते हैं वो होती है, उसके बाद उसके विटनेसेस की होती है। जब उनकी साइड क्लोज़ हो जाती है तो फिर डिफेंडेंट की जो बारी आती है रिस्पोंडेंट की जिसके ख़िलाफ़ आपने केस फाइल किया है, वो अपना एफिडेविट इन एविडेंस फाइल करते हैं। उसके बाद उनकी जरा होती है, फिर उनके विटनेसेस की जरा होती है, फिर उनकी साइड क्लोज़ होती है, और उसके बाद जो है वो आते हैं फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स। फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स में दोनों साइड्स जो हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और उसके बाद बॉल चली जाती है जज के कोर्ट में कि वो कब जजमेंट पास करता है। तो ये एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में बाज़ दफ़ा 6 महीने भी लग जाते हैं, बाज़ दफ़ा साल भी लग जाता है, और कोई बहुत तंग करने वाला वकील हो तो 2-3 साल भी लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने अपना टाइम दिया। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है, होपफुली के व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद ऐसे पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, 92% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो आप सब्सक्राइब करें, इससे हमें इंकरेजमेंट होती है, और कुछ भी नहीं, हमें कोई पैसे नहीं मिलते इसके। थैंक यू वेरी मच।